गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का कलाम एकेडमी सीकर के डिजिटल स्टूडियो पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक आभार। आज हम प्लांट टिश्यू पादपों के अंदर जो ऊतक होते हैं उनसे संबंधित चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि किसी भी जीव के शरीर का निर्माण करने में जो सबसे छोटी इकाई भाग लेती है उसे सेल कोशिका कहते हैं। और कोशिकाओं के ऐसे समूह जो कि उत्पत्ति संरचना कार्य में समान होते हैं उन्हें ऊतक कहा जाता है। ऊतकों की परिभाषा अपन ने लास्ट क्लास में देख ली थी कि ऊतक जो होते हैं वो ऐसी कोशिकाओं के समूह होते हैं जिनकी उत्पत्ति समान रहती है। जंतु के अंदर मुख्यतया ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। एक उपकला ऊतक, एपिथेलियम, कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक, मस्कुलर टिश्यू, पेशीय ऊतक और एक तंत्रिका ऊतक। वैसे ही पादपों के अंदर मुख्यतया जो ऊतक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं मेनली। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं। पादप ऊतक, प्लांट टिश्यू। देखिए, जो पादप ऊतक हैं, ऊतक का मतलब क्या है कि कोशिकाओं के समूह जो कि उत्पत्ति में, संरचना में और कार्य में समान होते हैं। कोशिकाओं के समूह जो उत्पत्ति, कार्य, संरचना में समान होते हैं। ये उत्पत्ति, कार्य और संरचना में समान होते हैं। ऊतकों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे बोलते हैं हिस्टोलॉजी। ऊतकों का अध्ययन इसे क्या कहा जाएगा? हिस्टोलॉजी के नाम से जानते हैं। कोशिका का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है तब उसे बोलते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। पादप ऊतक शब्द, पादप ऊतक शब्द ये एन ग्रीव ने दिया था। एन ग्रीव ने दिया था। एन ग्रीव ने पादप ऊतक शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। और जो हिस्टोलॉजी शब्द है, हिस्टोलॉजी औतिकी शब्द सबसे पहले दिया था मेयर ने दिया था। तो ये कुछ टर्म हैं जिनको आपको याद रखना है कि कोशिकाओं के ऐसे समूह जो उत्पत्ति, कार्य, संरचना में समान होते हैं ऊतक कहलाते हैं। ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। पादप ऊतक शब्द एन ग्रीव ने दिया था और हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले मेयर के द्वारा किया गया था। ये कुछ टर्म हैं। अब देखते हैं कि जो पादप ऊतक हैं, ये पादप ऊतक मेनली 2 प्रकार के होते हैं। पादपों के अंदर जो ऊतक हैं उनके मेनली कितने प्रकार हैं? 2 ऊतक होते हैं। ऐसा ऊतक जो पादपों के अंदर पहले से ही उपस्थित होता है, पहले से ही पादपों के अंदर उपस्थित होता है, भ्रूणावस्था से ही रहता है, उसे बोलेंगे बीजोतक। और वह ऊतक जो कि बाद में बनता है, जिसके अंदर विभाजन की क्षमता नहीं होती, उसे बोलते हैं स्थायी ऊतक। बीजोतक और स्थायी ऊतक। देखिए, बीजोतक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसे कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसे बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक। बीजोतक का मतलब होता है कि ऐसे ऊतक जिनके अंदर लगातार कोशिका विभाजन होते रहते हैं। कोशिका विभाजन जिनमें लगातार होते रहते हैं, लगातार होते रहते हैं।
इनमें कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं होती है, इनमें कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं होती है। तो ये पादपों के अंदर दो मेन ऊतक होते हैं, एक विभज्योतक, स्थायी ऊतक। विभज्योतक में तो इतना ध्यान रखना है कि इनमें जो कोशिका विभाजन होते हैं वो लगातार चलते रहते हैं, जबकि यहाँ पर कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं होती है। दूसरा इनके अंदर जो अंतर है वो है कि इनमें कोशिका चक्र हमेशा गतिशील रहता है, देखिए कोशिका चक्र कोशिका विभाजन के समय होता है, और कोशिका चक्र में स्टेज होती हैं G1, एक S, एक G2 और एक M। ये ऐसे क्रम से चलता है G1, S, G2, M। तो इनमें हमेशा ये कोशिका में लगातार चक्र चलता रहेगा, नई नई संरचनाओं का निर्माण करने की क्षमता इस ऊतक के अंदर पाई जाती है। जबकि इधर क्या होगा कि इनका जो कोशिका चक्र है, इनमें कोशिका चक्र G1 अवस्था में रुका हुआ होता है, G1 अवस्था में रुका हुआ होता है, जिसे G0 अवस्था कहते हैं। तो इसे G0 अवस्था कहते हैं। तो इधर क्या होगा कि जो कोशिका चक्र है वो G1 में, मतलब ये जो G1 है इसमें से एक बार तो चल जाता है, लेकिन उधर दोबारा आएगा तो जैसे ही G1 में आएगा तो रुक जाता है। उस अवस्था का नाम होता है G0 अवस्था। यहाँ पर ये चक्र हमेशा ये चक्र चलता रहता है। तो ये भी अपने आप में प्रश्न है कि कोशिका चक्र का सही क्रम क्या है। तो कोशिका चक्र में सही क्रम होता है, पहले G1 अवस्था होती है जिसमें RNA प्रोटीन बनता है, एक S होती है जिसमें DNA रेप्लिकेशन, DNA की फोटोकॉपी होती है, एक G2 होती है जिसमें कोशिका अपने शरीर के अंदर पर्याप्त मात्रा में भोजन का संग्रह कर लेती है, और एक M अवस्था जिसे विभाजन प्रावस्था के नाम से जानते हैं। G1 अवस्था इसमें सबसे लंबी होती है और M अवस्था सबसे छोटी होती है। ये जो ऊतक होते हैं इनकी कोशिकाओं के बीच, इनकी कोशिका सेल्स के बीच अंतरकोशिकीय स्थान नहीं पाए जाते हैं, मतलब इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो कोशिकाएं एकदम पास पास होती हैं, इनकी कोशिकाओं के बीच में गैप नहीं पाए जाते। इनमें पर्याप्त कोशिकाओं के बीच अवकाश पाए जाते हैं, स्पेस पाए जाते हैं, यानी सेल जो होती हैं इनकी कोशिकाएं एकदम दूर दूर होती हैं। दूर दूर होने की वजह से उनके बीच में ऐसे खाली जगह पाई जाती है। यहाँ पर कोशिकाएं एकदम पास पास होती हैं, इनमें किसी भी प्रकार का गैप नहीं पाया जाता। फिर है कि इनमें भोजन का संग्रह नहीं होता, है। तो इनमें भोजन का संग्रह नहीं होता। भोजन का संग्रह इसलिए नहीं होता क्योंकि इनमें जो उपापचय की दर होती हैं या कोशिकाएं जो होती हैं वो लगातार विभाजन करती रहती हैं, इसलिए कोशिका में संग्रहित भोजन है वो खत्म हो जाता है, अर्थात भोजन का संग्रह नहीं होता। जबकि इनमें भोजन का संग्रह होता है, इनमें भोजन का संग्रह होता है।
तो इनमें भोजन का संग्रह होता है, इनमें भोजन का संग्रह नहीं होता है। ये इनके अंदर मेन डिफरेंस होते हैं। तो पादपों के अंदर जो मेन ऊतक हैं वो दो हैं, विभज्योतक, और एक ऊतक होता है वो स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक में विभाजन की क्षमता नहीं होती, एक बार विभाजन करता है, जबकि विभज्योतक में बार बार विभाजन होते हैं, जिससे नई नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो जब नई नई कोशिकाओं का निर्माण होगा तो इसका मतलब विभज्योतक है, और स्थायी ऊतक की कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती। इनमें कोशिका चक्र जीवनावस्था में रुका रहता है, इनमें हमेशा गतिशील रहता है। इनकी कोशिकाओं के बीच गैप पाए जाते हैं, उसमें गैप नहीं पाए जाते। यहाँ पर जो भी भोजन है वो कोशिका में काम करने के दौरान वो खत्म हो जाता है, लेकिन स्थायी ऊतक के अंदर भोजन का संग्रह भी कोशिका के अंदर देखा जाता है। नेक्स्ट अब देखते हैं कि जो विभज्योतक हैं वो विभज्योतक के प्रकार। विभज्योतक के प्रकार, विभज्योतक को अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रकार से क्लासिफाई किया जाता है। पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, ओरिजिन के आधार पर। देखिए उत्पत्ति के आधार पर जो ये ऊतक होते हैं, इसमें पहला होता है उसे बोलते हैं प्राक विभज्योतक। प्राक विभज्योतक, और प्राक विभज्योतक का मतलब होता है वह विभज्योतक जो भ्रूणावस्था से ही उपस्थित होता है। इंग्लिश में बोलते हैं प्रोमेरिस्टेम। तो प्रोमेरिस्टेम, तो वह विभज्योतक जो भ्रूणावस्था से ही उपस्थित होगा। दूसरा होगा प्राथमिक विभज्योतक। प्राथमिक विभज्योतक, प्राइमरी मेरिस्टेम। और तीसरा होता है द्वितीयक या सेकेंडरी। द्वितीयक विभज्योतक या सेकेंडरी। सेकेंडरी, इनमें फर्क क्या है कि ये जो प्राक विभज्योतक है, ये प्राक विभज्योतक तब होता है जब भ्रूणावस्था में ही होता है। तो भ्रूणावस्था से ही उपस्थित ऊतक है, से ही उपस्थित। तो ऐसा ऊतक क्या कहलाता है? जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, यानी किसी भी पादप की प्रारंभिक अवस्था में भी पाया जाता है, भूगर्भ अवस्था के अंदर पाया जाता है। तो जब भ्रूण अवस्था में होगा तो उसका नाम होगा प्राक विभज्योतक। प्राथमिक विभज्योतक का मतलब होता है यह प्राक विभज्योतक, प्राक विभज्योतक से सर्वप्रथम बनता है, सर्वप्रथम बनता है। यानी कि ये जो ऊतक है प्राक विभज्योतक, इससे ये सबसे पहले बनने वाला ऊतक है। और द्वितीयक विभज्योतक जो होता है, यह ऊतक पहले से नहीं होता। द्वितीयक विभज्योतक पहले से नहीं होता, यह पादपों में स्थायी ऊतक से बनता है, स्थायी ऊतक से बनता है। पादपों में स्थायी ऊतक से बनता है। तो तीन तरीके के होते हैं, ये उसकी उत्पत्ति के आधार पर है। तो जो पहले से ही होगा भ्रूणावस्था से, तो प्राक विभज्योतक। जो प्राथमिक होता है वो प्राक विभज्योतक से पहली बार बनता है, और द्वितीयक वाला स्थायी ऊतक से बनता है। ये प्राथमिक प्रकार का नहीं होता, तो ये बाद में बनता है। दूसरा इनका क्लासिफिकेशन होता है स्थिति के आधार पर। स्थिति के आधार पर।
देखिए स्थिति के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है शीर्षस्थ विभज्योतक। शीर्षस्थ विभज्योतक, शीर्षस्थ विभज्योतक का मतलब होता है जो पादपों के अंदर एकदम शीर्ष भागों में पाए जाते हैं। एपाइकल, पादपों के अंदर जो शीर्षस्थ भाग होते हैं, किसी भी पादप के 2 शीर्ष भाग होते हैं, जो ऊपर की तरफ होता है उसे बोलते हैं प्रोहोशीर्ष, शूट एपेक्स, और नीचे की साइड में जो जड़ वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं मूल शीर्ष। तो प्रोहोशीर्ष और मूल शीर्ष दोनों के अंदर पाए जाने वाला जो ऊतक होगा उसे शीर्षस्थ विभज्योतक के नाम से जाना जाता है। दूसरा ऊतक जो होता है उसका नाम है अंतर्विष्ट विभज्योतक। अंतर्विष्ट विभज्योतक, या इंग्लिश में बोले तो इंटरकैलरी, इंटरकैलरी। और तीसरा जो विभज्योतक होता है उसे बोलते हैं पार्श्व विभज्योतक। पार्श्व विभज्योतक, लेटरल, लेटरल। एक डायग्राम से समझें। जैसे कि ये भूमि तल है, ये जमीन से नीचे वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं मूल शीर्ष, मूल शीर्ष। और ऊपर वाला जो पार्ट निकलता है किसी भी पादप के अंदर उसे बोलते हैं प्रोहोशीर्ष। क्या कहेंगे उसको? प्रोहोशीर्ष। तो प्रोहोशीर्ष कहेंगे, मूल शीर्ष कहेंगे, शूट एपेक्स कहते हैं इसको, और इसको रूट एपेक्स कहते हैं। तो 2 पार्ट होता है, जो जमीन के अंदर जाता है उससे मूल शीर्ष, और ऊपर की साइड में जाता है उससे प्रोशीर्ष कहते हैं। ये जो शीर्ष भाग होते हैं इन पर ये शीर्षस्थ विभज्योतक पाया जाता है। अब सोचने की बात यह है कि ये जो शीर्षस्थ भाग हैं ये जब ग्रोथ करेंगे तो किसी भी पादप की लंबाई में वृद्धि होती है। तो ये जो ऊतक है शीर्षस्थ विभज्योतक, ये कहाँ मिलेगा? तो ये पाया जाएगा प्रोशीर्ष में और किसी भी पादप के मूल शीर्ष में। तो प्रोशीर्ष और मूल शीर्ष में पाया जाता है, और इसका काम है किसी भी पादप की लंबाई में वृद्धि करना। ये क्या काम करेगा? लंबाई। तो ये लंबाई में वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। तो किसी भी पादप की लंबाई में वृद्धि करवाने वाला ऊतक कौन सा होता है? शीर्षस्थ विभज्योतक। शीर्षस्थ विभज्योतक कहाँ पाया जाता है? प्रोशीर्ष और मूल शीर्ष में। प्रोशीर्ष कहाँ होता है? एकदम शीर्ष वाला भाग, और मूल शीर्ष कहाँ होता है? एकदम नीचे वाला भाग होता है। क्लियर बात? दूसरा जो ऊतक है अंतर्विष्ट विभज्योतक, ये जैसे ये पत्ती यहाँ पर लिखी, ये पत्ती है, इधर ये पत्ती यहाँ पर है। तो ये जो पार्ट होते हैं जहाँ पर जॉइंट है, ये वाले भाग, इन जगहों पर ये ऊतक पाया जाता है। इन जगहों पर यह ऊतक पाया जाता है। इन भागों को बोलते हैं पर्व संधि। क्या कहते हैं इनको? पर्व संधि। तो ये जो ऊतक है ये पर्व संधि वाले स्थानों पर मिलेगा। पर्व व पर्व संधि, पर्व व पर्व संधि वाले स्थानों पर पाया जाता है। पर्व व पर्व संधि। पर्व का मतलब होता है कि ये जो बीच का पार्ट है यहां से लेकर ये पार्ट, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं पर्व। तो जिस जगह से पत्ती निकलती है उसे पर्व संधि कहते हैं। जहां 2 पत्ती लगी होती है, उनकी एक पत्ती दूसरी पत्ती दोनों के बीच का जो स्थान होता है उसे पर्व कहते हैं। और पर्व और पर्व संधि वाले स्थान पर पाया जाता है इंटरकैलरी या अंतर्विष्ट विभज्योतक। क्लियर? तीसरा है पार्श्व विभज्योतक। पार्श्व विभज्योतक जो होता है ये पादप के परिधीय भागों में पाया जाता है। पादप के परिधीय भागों में पाया जाता है।
परिधीय भागों में पाया जाता है। इससे मोटाई या घेरा या पादप का क्षेत्रफल बढ़ता है। तो किसी भी पादप की मोटाई बढ़ाने का काम करेगा ये ऊतक, और ये ऊतक पाया जाता है पादपों के परिधीय भागों में। जैसे ये वाला भाग है तो इनमें परिधीय भागों में मिलेगा, साइड वाले स्थानों पर मिलेगा। इसकी वजह से किसी भी पादप की क्या बढ़ेगी, मोटाई बढ़ेगी साइड वाले भागों में। तो ये परिधीय भागों में पाया जाता है। तो साइड वाले भाग जिनसे पादप की मोटाई बढ़ती है वो पार्श्व विभज्योतक से बढ़ती है। जहाँ पत्ती जॉइंट बनाती हैं उनमें इंटरकैलरी होता है। शीर्ष, प्रोशीर्ष और मूल शीर्ष होते हैं, उनके अंदर शीर्षस्थ विभज्योतक पाया जाता है। किसी भी पादप के अंदर स्थिति के आधार पर 3 प्रकार के ऊतक होते हैं। जैसे इसको मान लें आप शीर्षस्थ भाग हैं तो ये ऊपर का पार्ट है प्रोशीर्ष हो जाएगा, नीचे वाला मूल शीर्ष। इनके अंदर होता है शीर्षस्थ विभज्योतक जिससे लंबाई बढ़ती है। दूसरा लिखा अंतर्विष्ट। अंतर्विष्ट का मतलब जहाँ पर पत्ती जुड़ी रहती हैं उस भाग को पर्व संधि कहते हैं। 2 पत्ती जहाँ निकलती हैं उसके बीच का जो स्थान होता है उसे पर्व कहते हैं, नोड कहते हैं। उन जगहों पर होता है इंटरकैलरी जिसकी वजह से भी लंबाई बढ़ती है। एक होता है तीसरा पादप के चारों ओर परिधीय भागों में पाया जाता है जिसकी वजह से पादप की मोटाई में वृद्धि होती है। तो ये स्थिति के आधार पर विभज्योतक, उत्पत्ति के आधार पर विभज्योतक। तीसरा जो ऊतक होता है वो होता है कार्य के आधार पर। किसके आधार पर है, कार्य। तो कार्य के आधार पर जो पहला ऊतक है वो होता है प्राक्त्वक, प्रोटोडर्म। प्रोटोडर्म, देखिए प्रोटोडर्म का मतलब होता है जिसकी क्रियाशीलता से पादपों के अंदर एपिडर्मिस बनती है। अधिचर्म एपिडर्मिस बनाएगा। क्या बनाएगा, एपिडर्मिस बनाता है। एपिडर्मिस बनाता है। तो एपिडर्मिस का मतलब समझें कि कोई भी जो पादप होते हैं उसमें सबसे बाहर वाली जो परत होती है, सबसे बाहर वाली परत, उसको एपिडर्मिस कहते हैं। उसके अंदर की जो संरचना होती है उसे हाइपोडर्मिस कहते हैं। उसके अंदर होती है उसे एंडोडर्मिस कहते हैं। उसके अंदर होती है उसे पेरिसाइकल कहते हैं। सबसे बाहर वाली संरचना, इसका नाम होता है एपिडर्मिस। उसके नीचे होती है हाइपोडर्मिस, अधिचर्म और अधश्चर्म। उसके अंदर होती है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस, ये जो संरचना है इसको बोलते हैं परिरंभ। परिरंभ, परिरंभ को इंग्लिश में बोलेंगे पेरिसाइकल। पेरिसाइकल होती है, क्लियर। और एक अंदर की संरचना होती है, इसे मज्जा के नाम से जानते हैं। तो ये जो कार्य के आधार पर ऊतक हैं ये 3 प्रकार के हैं। पहला है प्राक। प्राक का मतलब प्रोटोडर्म, मतलब इससे एपिडर्मिस बनेगी। और दूसरा होगा उसे बोलते हैं प्रोकैम्बियम। प्रोकैम्बियम, प्राक एधा। प्राक एधा, प्राक एधा से पादपों के अंदर बनते हैं जाइलम ऊतक और फ्लोएम ऊतक। जाइलम ऊतक और फ्लोएम ऊतक इससे बनते हैं। और तीसरी संरचना होती है उसको बोलते हैं भरण विभज्योतक। भरण विभज्योतक, भरण विभज्योतक। भरण विभज्योतक इंग्लिश में बोलते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, इससे शेष संरचनाएं बनती हैं।
तो बाकी की पादप के अंदर जितनी भी संरचनाएं शेष संरचनाएं बच जाती हैं वो सारी की सारी बनती हैं भरण विभज्योतक से। भरण विभज्योतक तो देखिए कार्य के आधार पर 3 हैं, एक है प्राक विभज्योतक, एक प्रोकैम्बियम, एक ग्राउंड टिश्यू। तो ग्राउंड मेरिस्टेम के नाम से जानते हैं। तो ये पादपों के अंदर कार्य के आधार पर 3 हैं, उत्पत्ति के आधार पर भी 3 हैं, स्थिति के आधार पर भी 3 प्रकार के ऊतक होते हैं। इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो ऊतक है कार्य के आधार पर, ये कार्य के आधार पर ऊतक कितने 3। सबसे बाहर की साइड में जो होता है उसे बोलते हैं प्रोटोडर्मल, यानी इससे एपिडर्मिस बनती है। प्रोकैम्बियम जिससे जाइलम फ्लोएम बनते हैं। और बाकी के पादपों में जो कुछ भी होता है अंदर की साइड में, चाहे उसके अंदर एंडोडर्मिस है, हाइपोडर्मिस है, या कॉर्टेक्स है, या परिरंभ है, या मज्जा है, या मज्जा रश्मि है, ये सारी की सारी जो संरचनाएं होती हैं वो सब भरण विभज्योतक के अंदर आ जाती हैं। ऐसे देखिए, ये सबसे बाहर की संरचना, इसका नाम है एपिडर्मिस, पादपों में एपिडर्मिस। उसके अंदर की जो संरचना होती है दूसरी, इसको बोलते हैं हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस उसके अंदर की संरचना जो होती है उसे बोलते हैं एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस। और इन दोनों के बीच का जो स्थान रह गया ये संरचना, इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स या वल्कुट। तो कॉर्टेक्स या वल्कुट, इनके अंदर की जो संरचना होती है इसको बोलते हैं परिरंभ, पेरीसाइकल। पेरीसाइकल इसके अंदर होते हैं फिर जाइलम और फ्लोएम। ये जो गोले गोले बनाए हैं प्लांट्स के अंदर, इस तरीके की संरचना में जाइलम और फ्लोएम होते हैं। इनको बोलते हैं संवहनी पोल। संवहनी पोल, वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल, तो जो वेस्कुलर बंडल होते हैं उसमें आते हैं जाइलम प्लस फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? वेस्कुलर बंडल। और ये जो एकदम केंद्रीय भाग बनाया हुआ है, एकदम केंद्रीय भाग, इस केंद्रीय भाग का नाम होता है मज्जा। मज्जा पित्त जिसे कहते हैं। इनके बीच में कुछ किरणें पाई जाती हैं, छोटी छोटी किरणें पाई जाती हैं। इन छोटी छोटी संरचनाओं को बोलते हैं मज्जा रश्मि। मज्जा रश्मि, पिथरेज। पिथरेज भी कहते हैं। और इन्हीं को बोलते हैं मेडुलरी रेज, भी इन्हीं को कहते हैं। तो मेडुलरी रेज, ये संरचना मैंने यहाँ पर लिखी। तो कोई भी पादप में सबसे बाहर वाली संरचना का नाम क्या होता है? एपिडर्मिस होती है। उसके नीचे हाइपोडर्मिस होती है, फिर कॉर्टेक्स होते हैं, फिर एंडोडर्मिस होती है, फिर परिरंभ होता है, फिर जाइलम फ्लोएम रहते हैं, फिर केंद्रीय भाग के अंदर मज्जा पाई जाती है। तो ये अपन ने सीखा कि पादपों के अंदर जो कार्य के आधार पर टिश्यू हैं, वो कार्य के आधार पर टिश्यू 3 प्रकार के हैं। एक प्राक प्रोटोडर्मल, एपिडर्मिस बनाएगा, यानी सबसे बाहर की परत बनाएगा। दूसरा प्रोकैम्बियम, जाइलम फ्लोएम का निर्माण करेगा। तीसरा भरण विभज्योतक, ये बाकी का सारा सिस्टम बना देता है। लंबाई बढ़ाने का काम शीर्षस्थ करता है, मोटाई बढ़ाने का काम पार्श्व विभज्योतक करता है। जो सबसे पहले बनता है उसे बोलते हैं प्राक विभज्योतक। प्राक विभज्योतक से पहले बनेगा तब उसे प्राइमरी, और जो लास्ट में सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान बनता है उसे बोलते हैं द्वितीयक के नाम से जानता है। तो ये इनका विभज्योतक का मेन
उद्देश्य क्या है, इनकी स्थिति कहाँ होती है, ये पादपों के अंदर कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर उपस्थित होते हैं, इसके संबंधित बात अपन ने की। अब देखते हैं इनके अंदर स्थायी ऊतकों के बारे में। स्थायी ऊतक, देखिए स्थायी ऊतक जो होते हैं वो इनके अंदर पहला है सरल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक। एक होता है जटिल स्थायी ऊतक। एक होता है विशिष्ट ऊतक। विशिष्ट ऊतक। सरल स्थायी ऊतक, जटिल स्थायी ऊतक और विशिष्ट ऊतक। जो सरल स्थायी ऊतक हैं, सरल स्थायी ऊतक, सिंपल परमानेंट टिश्यू, इनके प्रकार होते हैं 3। पहला होता है मृद्यूतक। मृद्यूतक, मृद्यूतक को बोलते हैं पेरेनकाइमा। क्या कहेंगे इनको? पेरेनकाइमा। दूसरा होता है, उसे बोलते हैं कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा, जिसे हिंदी में बोलेंगे स्थूल कोणोत्तक। स्थूल कोणोत्तक के नाम से जानते हैं। तीसरा होता है वो है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा, इसको बोलते हैं दृढ़ ऊतक। 3 प्रकार के ये ऊतक होते हैं सरल स्थायी ऊतक। इधर जो जटिल स्थायी ऊतक हैं, ये जटिल स्थायी ऊतकों के अंदर फिर 2 संरचना, 2 ऊतक आ जाते हैं। एक आता है इसमें जाइलम। जाइलम, जाइलम को बोलते हैं दारू ऊतक, तो इसे दारू ऊतक कहा जाता है। और दूसरा होता है फ्लोएम। फ्लोएम को बोलते हैं पोषवाहक ऊतक। कौन सा ऊतक कहा जाता है ना? पोषवाहक ऊतक के नाम से जानते हैं फ्लोएम ऊतक को। इधर होते हैं विशिष्ट ऊतक, और विशिष्ट ऊतक के अंदर मोस्टली 2 चीज़ें आती हैं। एक ग्रंथिल ऊतक, ग्रंथिल ऊतक, और दूसरे होते हैं लेटेक्स ऊतक। लेटेक्स ऊतक और ग्रंथिल ऊतक। ये मैंने पूरा चार्ट बनाया स्थायी ऊतकों का। तो स्थायी ऊतक जो है 3 प्रकार के इन्हें माना जाता है। पहले सरल, दूसरे जटिल, तीसरे विशिष्ट। सरल का मतलब है जिसमें कोशिकाएं जो होती हैं वो एक समान प्रकार की होती हैं, उनके काम अलग अलग होते हैं, संरचना में समान होती हैं, तब उसे सरल कह दिया जाता है। इसके 3 एग्जाम्पल हैं। ज़्यादातर प्रश्न इस चार्ट से रिलेटेड ही पेपर में पूछा जाता है कि सरल स्थायी ऊतक के उदाहरण कौन से हैं, जटिल स्थायी ऊतक कौन सा है, या विशिष्ट ऊतक कौन से हैं। तो जो सरल स्थायी ऊतक है उसमें पहला है मृद्यूतक या पेरेनकाइमा। देखिए जो पेरेनकाइमा है ये आधारभूत ऊतक है। कैसा ऊतक है? आधारभूत ऊतक। आधारभूत ऊतक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हर पादप के अंदर पाया जाता है, और ये ऊतक जीवित कोशिकाओं का बना हुआ होता है। इसकी कोशिकाएं सारी कैसी होती हैं? जीवित, इसलिए ये जीवित ऊतक का उदाहरण है। और इसका काम होता है पादप के अंदर भोजन का संग्रह करना। काम क्या करेंगे? भोजन का संग्रह करने का काम करता है। तो इस पेरेनकाइमा भोजन के संग्रह का कार्य करता है। आधारभूत ऊतक है, हर पादप के अंदर पाया जाता है। और ये पादपों में ऊतक जब बने थे तो सबसे पहले बनने वाला ऊतक था। और ये जो ऊतक है इसे बोलते हैं ढीला ढाला। ढीला ढाला ऊतक। ढीला ढाला ऊतक ये जलीय पादपों में ज़्यादा विकसित होता है।
जलीय पादपों में सुविकसित होता है ये। तो सबसे ज़्यादा सुविकसित देखना चाहते हैं तो किस में मिलेगा? ये जलीय पादपों के अंदर ये सुविकसित रहता है। कोलेनकाइमा है, ये कोलेनकाइमा को बोलते हैं जीवित यांत्रिक ऊतक। जीवित यांत्रिक ऊतक कहा जाता है इसे, और इसका काम है लचीलापन प्रदान करना। लचीलापन व कठोरता दोनों प्रदान करना। तो लचीलापन कठोरता दोनों प्रदान करने का काम करता है। स्क्लेरेनकाइमा, इसको बोलते हैं मृत यांत्रिक ऊतक। मृत यांत्रिक ऊतक तो नॉन लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है। इसकी सारी कोशिकाएं जो होती हैं वो मृत होती हैं, और ये मृत यांत्रिक ऊतक, इसका काम होता है पादप के अंदर कठोरता प्रदान करना। कठोरता प्रदान करना। और ये ऊतक ज़्यादातर मरुद्विद पादप जो होते हैं रेगिस्तान में पाए जाते हैं, जीरोफाइट्स होते हैं, मरुद्विद पादपों में सुविकसित होता है। तो मरुद्विद पादपों के अंदर ज़्यादा विकसित ऊतक कौन सा है? स्क्लेरेनकाइमा, जिसकी कोशिकाएं सारी की सारी मृत होती हैं क्योंकि इसमें लिग्निन पाया जाता है। ये कठोरता प्रदान करवाएगा। तो ये अपन ने मेन पॉइंट लिखे कि मृद्यूतक आधारभूत ऊतक है। मृद्यूतक की सभी कोशिकाएं जीवित होती हैं। इसका मुख्य कार्य भोजन का संग्रह करना है। ये जलीय पादपों में सबसे सुविकसित होता है। इसे ढीला ढाला लूज टिश्यू भी कहते हैं, क्योंकि इसकी जो कोशिकाएं होती हैं उनमें गैप ज़्यादा होता है। गैप ज़्यादा होने की वजह से ये ढीला ढाला ऊतक कहलाता है। कोलेनकाइमा स्थूल कोणोतक, ये भी जीवित है, लेकिन इसकी कोशिकाएं थोड़ी मोटी होती हैं, स्थूल होती हैं। मोटी होने की वजह से ये हल्की सी कठोरता भी प्रदान करता है। तो दोनों पादप के जो वायवीय भाग होते हैं, तेज आंधी तूफान जब चलते हैं तो देखा होगा पादप के भाग इधर उधर होते हैं शाखाएं, लेकिन वो टूटते नहीं हैं। उनके अंदर ये लचीलापन और हल्की सी कठोरता इस ऊतक की वजह से होती है। स्क्लेरेनकाइमा, इसके नाम से पता चल रहा है दृढ़ ऊतक। ये मृत यांत्रिक ऊतक है। इसकी सारी कोशिकाएं मृत होती हैं क्योंकि इनके अंदर लिग्निन पाया जाता है। लिग्निन की वजह से ये केवल कठोरता प्रदान करता है, और ये मरुद्विद पादपों के अंदर सबसे ज़्यादा विकसित है। अब देखते हैं जाइलम ऊतक। जाइलम को बोलते हैं दारू ऊतक भी कहा जाता है। और जो जाइलम है, ये जाइलम के निर्माण में 4 प्रकार की संरचनाएं भाग लेती हैं। एक इसके अंदर संरचना पाई जाती है वाहिनिका। एक संरचना पाई जाती है वाहिका वेसल्स। एक पाई जाती है इसमें जाइलम तंतु। जाइलम तंतु। वाहिनिका पाई जाती हैं, ट्रैकिड्स पाई जाती हैं, वेसल्स पाई जाती हैं, और इसमें जाइलम फाइबर होते हैं। चौथी जो संरचना पाई जाती है उसे बोलते हैं जाइलम मृद्यूतक। जाइलम मृद्यूतक। ये चारों संरचनाओं से मिलकर जाइलम का निर्माण होता है। तो जाइलम का निर्माण करने में कौन कौन सी संरचनाएं भाग लेती हैं? वाहिनिका, वाहिका, जाइलम तंतु और जाइलम मृद्यूतक। इसके काम की बात करें तो इसका मेन काम होता है जल का परिवहन करना। जल का क्या करेगा? ये परिवहन। तो जल के परिवहन का कार्य करता है, यानी कि परिवहन का कार्य करना। जब जड़ों से पानी का अवशोषण हो जाता है तो जड़ों से अवशोषित पानी को ऊपर तक पहुंचाने का काम इस जाइलम ऊतक का होता है। तो जड़ों से अवशोषित पानी को पत्तियों तक, ऊंचाई तक पहुंचाने का काम कौन करता है? जाइलम ऊतक। इसके निर्माण में कौन कौन सी संरचनाएं भाग लेती हैं? वाहिनिका, वाहिका, जाइलम तंतु और जाइलम मृद्यूतक। नेक्स्ट है ये फ्लोएम, पेरेन फ्लोएम। इससे फ्लोएम के निर्माण के लिए, इसके निर्माण की बात करें तो इसमें भी 4 संरचनाएं होती हैं। इसमें एक संरचना होती है चालनी कोशिका। चालनी कोशिका पाई जाती है।
एक इसके अंदर पाई जाती है सहकोशिका, सहकोशिका। एक पाई जाती है इसमें फ्लोएम फाइबर, यानी फ्लोएम तंतु पाए जाते हैं। जैसे जाइलम के अंदर जाइलम तंतु होते हैं या फ्लोएम के अंदर फ्लोएम तंतु होते हैं। एक पाया जाता है यहाँ पर फ्लोएम मृद्युतक, फ्लोएम मृद्युतक। इन चारों संरचनाओं से मिलकर के इसका निर्माण होता है। तो फ्लोएम के निर्माण में चालनी कोशिका, सहकोशिका, फ्लोएम तंतु और फ्लोएम मृद्युतक, चार संरचनाएं भाग लेती हैं। यहाँ भी चार संरचनाएं हैं। और इस ऊतक का मेन काम है, इस ऊतक का मेन काम होता है भोजन को पत्तियों से जड़ों तक पहुंचाना, जड़ों तक पहुंचाना। पत्तियों में बना हुआ जो भोजन है उसे कहाँ तक पहुंचाएगा? ये जड़ों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो ये फ्लोएम पोषवाहक, चालनी कोशिका, सहकोशिका, फ्लोएम तंतु, फ्लोएम मृद्युतक, इसके चार निर्माण में भाग लेती हैं। और ये सारी की सारी कोशिकाएं जो होती हैं, इनका काम है भोजन के परिवहन में मदद करवाना। मतलब पत्तियों में ऊपर जो भोजन बन रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान, उसे ऊपर से नीचे लाने की जिम्मेदारी फ्लोएम की है। और नीचे से जो पानी का अवशोषण जड़ों ने किया है, उसे नीचे से ऊपर ले जाने का काम जाइलम का होता है। जाइलम और फ्लोएम दोनों को संवहनी ऊतक कहते हैं। कौन से ऊतक माना जाता है? संवहनी, वेस्कुलर टिश्यू कहते हैं। जाइलम के निर्माण में भी चार संरचनाएं भाग लेती हैं, फ्लोएम के निर्माण में भी चार संरचनाएं भाग लेती हैं। तो नीचे से पानी को ऊपर ले जाता है जाइलम, ऊपर से भोजन को नीचे लाता है ये फ्लोएम। और ये जाइलम और फ्लोएम दोनों कौन से ऊतक के उदाहरण होते हैं? जटिल स्थायी ऊतक के उदाहरण होते हैं। पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ये दोनों कौन से ऊतक है? सरल स्थायी ऊतक के उदाहरण होते हैं। क्लियर बात? नेक्स्ट देखें ग्रंथिल ऊतक। देखिए ग्रंथिल ऊतक ये जो ग्रंथियों में पाए जाते हैं, यानी इनमें कोई विशेष प्रकार की ग्रंथि होती है, जैसे कि तेलीय ग्रंथि, तेलीय ग्रंथि, तेलीय ग्रंथि के रूप में होते हैं। जैसे तेलीय ग्रंथि को यूँ समझें कि आपने सबने संतरा देखा है, संतरे के अंदर जो छिलका है संतरे का, उसके अंदर विशेष प्रकार के चिपचिपे पदार्थ सीक्रेट होते हैं। उसके छिलके में स्मेल भी आती है। नींबू के पत्ते के अंदर भी स्मेल आती है। सफ़ेदा के पत्ते में भी स्मेल आती है। इन जगहों पर विशेष प्रकार की तेलीय ग्रंथि पाई जाती हैं, जो सुगंधित वाष्पशील पदार्थ निकालती हैं, क्योंकि उनके अंदर ग्रंथि होती हैं। ऐसे ही ये मकरंद ग्रंथि हो सकती हैं। कौन सी ग्रंथि हो सकती है? मकरंद, नेक्टर ग्रंथि हो सकती हैं। मकरंद ग्रंथि, मकरंद ग्रंथि पादपों के पुष्प में मिलेंगी। और पुष्प के अंदर देखा होगा कि जहाँ फूल खिलता है वहाँ पर कीट आ जाते हैं, कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, मधुमक्खी आ जाती है। तो जो पुष्प है उसके अंदर मकरंद रस होता है। उस मकरंद रस को खाने के लिए कीड़े मकोड़े पुष्प पर मंडराते रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर विशेष प्रकार की ग्रंथि हैं जिनमें खाने पीने का सिस्टम भरा रहता है। तो वो मकरंद रस स्रावित करती हैं, तेल स्रावित करती है, या इनके अंदर पाए जा सकते हैं पाचक ग्रंथि भी हो सकती हैं। कौन सी ग्रंथि? पाचक ग्रंथि हो सकती है। पाचक ग्रंथि जो होती हैं ये कीटाहारी पादपों के अंदर पाई जाती हैं। कुछ विशेष प्रकार के कीटों को खाने वाले पादप होते हैं। सामान्यतया पादप कीट नहीं खाते, लेकिन कुछ पादपों की मजबूरी होती है कि वो नाइट्रोजन की कमी की पूर्ति के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। कुछ ऐसे पादप हैं जो नाइट्रोजन की कमी वाली ज़मीन में उग जाते हैं। जहां नाइट्रोजन की कमी रहती है, उस नाइट्रोजन की कमी की पूर्ति वो कीटों को खाकर करते हैं। उन्हें कीटाहारी पादप कहते हैं। उन कीटाहारी पादपों के अंदर पाई जाती हैं पाचक ग्रंथि। तो तेलीय ग्रंथि, मकरंद ग्रंथि, ये पाचक ग्रंथि, ये ग्रंथिल ऊतक के उदाहरण होते हैं। लेटेक्स, लेटेक्स की बात करें तो लेटेक्स का मतलब होता है दूध समान पदार्थ। दूध के समान चिपचिपा पदार्थ निकलता है। जैसे उदाहरण के लिए देखें तो पपीता का लेटेक्स होता है,
अफीम के अंदर होता है, अफीम में रबर पादपों के अंदर होता है, रबर पादपों के अंदर जिनसे रबर बनाई जाती है, लेटेक्स बनाया जाता है, या चीकू के अंदर होता है, चीकू में, चीकू का जो लेटेक्स होता है उससे च्युइंगम बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? च्युइंगम। तो च्युइंगम जो होती है वो चीकू के लेटेक्स से बनाई जाती है। ऐसे लेटेक्स पपीता के अंदर होता है, पपीता में होता है, केले के अंदर होता है। तो ये लेटेक्स क्या है? तो लेटेक्स एक चिपचिपा दूध के समान तरल पदार्थ होता है जिसका काम होता है पादप की सुरक्षा करना। वास्तव में वो प्रोटेक्शन से रिलेटेड होता है क्योंकि लेटेक्स स्वाद में कड़वा होता है। कड़वा होने की वजह से ये जानवरों के चरने से सुरक्षा दिलाता है, यानी कि यदि लेटेक्स है पादप के अंदर तो जानवर उससे कोई खाएगा तो उसे कड़वा लगने की वजह से वो उसे छोड़ देता है। या अफीम, अफीम का जो लेटेक्स है इसमें मॉर्फिन होता है, कोडीन होता है, नारकोटिन ये हो सकते हैं। रबर पादप, इनमें रबर जो लेटेक्स सीक्रेट करती है। चीकू का लेटेक्स च्युइंगम बनाने में काम आता है। तो ये सारे के सारे विशिष्ट ऊतक के उदाहरण होते हैं। तो हमने देखा कि जो स्थायी ऊतक हैं वो स्थायी ऊतक कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं, सरल स्थायी, जटिल स्थायी, विशिष्ट ऊतक। सरल स्थायी में भी फिर ये 3 प्रकार के हो जाते हैं। एक ऊतक होता है उसे बोलेंगे पेरेन्काइमा, दूसरा कोलेन्काइमा और एक स्क्लेरेन्काइमा। यहाँ पर हमने देखा कि जटिल स्थायी ऊतक हैं वो जटिल स्थायी ऊतक में जाइलम और फ्लोएम आते हैं। विशिष्ट ऊतक ग्रंथिल ऊतक होते हैं और लेटेक्स होते हैं। ये लेटेक्स एक चिपचिपा पदार्थ होता है, स्वाद में कड़वा होता है, पादप की सुरक्षा करता है। ग्रंथिल ऊतक जो होते हैं ये ग्रंथियों के अंदर पाए जाते हैं। क्लियर बात? तो नेक्स्ट देखते हैं अब कि ये जो ऊतक है इनमें कुछ अलग प्रकार की संरचनाएं भी हो सकती हैं जिन्हें अपन नोट डाल करके इम्पोर्टेंट शब्द लिख सकते हैं। जैसे दृढ़ ऊतक में लिग्निन के कारण कोशिकाएं मृत जलरोधी होती हैं। यानी दृढ़ ऊतक के अंदर एक पदार्थ पाया जाता है जिसे बोलते हैं लिग्निन, और लिग्निन की वजह से कोशिकाएं मृत होती हैं और जलरोधी वाटर प्रूफ सेल होती है। ऐसे ही वायु मृद्युतक एरेनकाइमा जलीय पादपों को उत्प्लावकता प्रदान करता है। उत्प्लावकता मतलब पानी में डूबने से बचाता है। तो जलीय पादप पानी में नहीं डूब सकते क्योंकि उनके अंदर कौन सा ऊतक पाया जाता है? एरेनकाइमा। एरेनकाइमा के अंदर ईयर भरी रहती है। ये वास्तव में मृद्युतक ही होता है। इसके अंदर ईयर भर जाने की वजह से पादप का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा और पृष्ठीय क्षेत्रफल पादप का ज़्यादा होता है तो वो पादप पानी के अंदर डूब नहीं पाता। तो जलीय पादपों को ये उत्प्लावकता प्रदान करता है। नेक्स्ट देखते हैं कोलेनकाइमा में कोशिकाओं में पैक्टिन तथा सेलुलोज का जमाव ज़्यादा होता है। तो पैक्टिन और सेलुलोज का जमाव ज़्यादा होता है, और पैक्टिन और सेलुलोज का जमाव ज़्यादा होगा तो इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो हल्की सी मोटी हो जाती हैं। तो स्थूल कोणोत्तक इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसकी कोशिकाएं स्थूल होती हैं, मोटी होती हैं, और मोटे होने का कारण होता है उनमें पैक्टिन और सेलुलोज का जमाव। जाइलम का अधिकांश भाग
जाइलम का अधिकांश भाग मृत होता है, जबकि फ्लोएम का अधिकांश भाग जीवित होता है। तो जाइलम का अधिकांश भाग होता है मृत, फ्लोएम का अधिकांश भाग जीवित होता है। ये जाइलम फ्लोएम के अंदर बेसिक डिफरेंस है। अफीम का लेटेक्स लेटेक्स में मॉर्फिन, कोडीन, नारकोटीन, सारकोटीन पाए जाते हैं। नारकोटीन, सारकोटीन पाए जाते हैं। देखिए जो मॉर्फिन है, ये मॉर्फिन क्या है? तो मॉर्फिन का यूज होता है दर्द निवारक में, दर्द के निवारक दवा के रूप में इसका यूज करते हैं, या इसका यूज करते हैं बेहोश करने में। बेहोश करने की दवाई बनाई जाती है, तो बेहोश की दवाई में और दर्द निवारक की दवा के रूप में किसका यूज किया जाता है? मॉर्फिन का यूज करते हैं। ये जो कोडीन है, इस कोडीन का जो यूज किया जाता है वो काम आती है या खांसी की दवा में, खांसी की दवाई। तो खांसी की जो दवा होती है जिसे कोरेक्स कहते हैं, उसके अंदर कोडीन आती है। और ये जो नार्को सार्को हैं, इनका यूज किया जाता है नार्को सार्को टेस्ट में, नार्को व सार्को टेस्ट में, नार्को सार्को टेस्ट में इनका यूज करते हैं। और ये झूठ पकड़ने में काम आते हैं, झूठ पकड़ने में काम आते हैं। नार्को सार्को टेस्ट का संबंध किससे है? झूठ पकड़ने से। कोई आदमी झूठ बोलता है तो उसका नार्को से टेस्ट करते हैं, सार्को या पॉलीग्राफी टेस्ट कर लेते हैं। पॉलीग्राफी मशीन से होती है या एल्केलोड से होती है, केमिकल खिलाकर करते हैं, जिससे उसकी सोचने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है और जो पुरानी चीज़ें उसके मस्तिष्क के अंदर होती हैं वो बोल देता है। तो ये इनके कुछ इम्पोर्टेंट यूज हैं जो आपको डायरेक्ट एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, जाइलम, फ्लोएम, लेटेक्स टिश्यू और ग्रंथलूतक, इनसे संबंधित अपन ने चर्चाएं की। तो ये थे प्लांट टिश्यू के अध्ययन जब करते हैं तो इनका अध्ययन हिस्टोलॉजी में करते हैं। प्लांट टिश्यू मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक बीजोतक और दूसरे स्थायी ऊतक। प्लांट टिश्यू शब्द का प्रयोग किया था एनग्रू के द्वारा। किसने किया था? एनग्रू। पादपों के अंदर ऐसे ऊतक जिसमें लगातार विभाजन होते हैं विभाजोतक कहलाते हैं। एक बार विभाजित हो जाते हैं, दोबारा विभाजन नहीं होते, उन्हें स्थायी ऊतक कहते हैं। जो विभाजोतक थे वो आपने देखे कि स्थिति के आधार पर वो तीन है, शीर्षस्थ विभाजोतक, अंतर्विष्ट और पार्श्व विभाजोतक। कार्य के आधार पर भी तीन थे, प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू मेरिस्टेम। उत्पत्ति के आधार पर भी तीन थे, प्रोकैम्बियम, प्रोमेरिस्टेम, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो ये अपन ने बेसिक चीज़ें जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना होती है उससे संबंधित चर्चाएं की। यहाँ से आगे की बातें अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक्स टू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।